Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 23rd March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में है. यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को क्लियर किया है. इस बिल का जो मेन प्रोविज़न है दैट इज़ टू यूनिफाई दी 3 सिविक बॉडीज़ इन दिल्ली. दिल्ली में 3 सिविक बॉडीज़ हैं या फिर 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं. नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली. एंड देयरफॉर ये जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल है इसके अंदर यही अमेंडमेंट प्रपोज की गई है दैट देयर शुड बी अ यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जिसके अंदर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एज वेल एज ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इन तीनों को मर्ज किया जाएगा, सब्स्यूम किया जाएगा. ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, इससे पहले 2012 में जो कॉरपोरेशंस थी इनको ट्राइफर्केट किया गया था. पहले एक यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही थी लेकिन 2012 में इन 3 कॉरपोरेशंस को ट्राइफर्केट किया गया था. नाउ ये जो बिल है इसका मेजर हाईलाइट तो यही है कि जो 3 हमारे पास सिविक बॉडीज़ हैं इनको मर्ज किया जाएगा दिल्ली के लिए और दिल्ली के पास एक यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आएगी. Now we need to understand, what is the objective, what was the need of this amendment. तो 2012 में जब ये ट्राइफर्केशन हुई थी, जब ये डिवीज़न हुई थी कॉरपोरेशन की, इट वाज वेरी अनइवन. नाउ ये अनइवन जियोग्राफिकल डिवीज़न के तौर पे भी थी और साथ ही में रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो ट्राइफर्केशन हुई ये काफ़ी ज़्यादा अनइवन थी. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जो तीनों कॉरपोरेशंस हैं उनकी जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है एंड विद टाइम एज वेल जो गैप है ये वाइडन अप होता रहा एंड जिसकी वजह से जो बाकी सिविल बॉडीज़ हैं इनकी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं. देयर आर सम कॉरपोरेशंस विच आर नॉट एबल टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज एज वेल एज द रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज़. Therefore, now the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 has been passed by Union Cabinet, which will unify these 3 civic bodies in Delhi. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हरियाणा के एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में है. हरियाणा's Prevention of Unlawful Conversion of Religion Bill 2022 has been passed by Haryana's Assembly. इस बिल का पर्पस है कि स्टेट के अंदर हरियाणा में जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल पास किया गया है. नाउ अगर हम इस एंटी कन्वर्जन बिल के मेजर हाइलाइट्स देखें तो सेक्शन 3 इस बिल का ये क्लियर करता है दैट नो पर्सन शेल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट इधर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी अदर पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर by misrepresentation or by use of force, threat, undue influence, coercion, allurement or by fraudulent means. मतलब किसी भी तरह से किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं उसे यहाँ पे प्रिवेंट किया गया है. अलॉन्ग विद दिस इस बिल के अंदर ऐसी मैरिजेस जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के लिए हुई हैं ऐसी मैरिजेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का भी यहाँ पे प्रोविज़न है. नाउ हरियाणा इज़ नॉट द ओनली स्टेट जो कि ऐसा एंटी कन्वर्जन बिल जिसने पास किया है. अदर स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर भी फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स से डील करने के लिए एंटी कन्वर्जन बिल्स लाए गए हैं. अलॉन्ग विद दिस देयर आर वेरियस इश्यूज विच सराउंड सच एंटी कन्वर्जन बिल. जैसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे ऐसे केसेस जहाँ पे फोर्सफुली रिलीजन को कन्वर्ट करवाया जाता है थ्रू वेरियस अलोरमेंट्स, ये उन केसेस के ऊपर अप्लाई होता है. तो ऐसे केसेस जहाँ पे थ्रू सम एल्योरमेंट और फोर्सबली जब रिलीजन कन्वर्ट हो रहा है तो इट नॉट ओनली जस्ट वायलेट आवर रिलीजियस फ्रीडम बट इट ऑल्सो हर्ट्स द सोशो रिलीजियस फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी.
सिमिलरली वी सी द इंसिडेंट्स ऑफ लव जिहाद, ये भी काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के अंदर काफ़ी आना शुरू हुआ. सो लव जिहाद इज़ बेसिकली एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर कहा जाता है कि दीज आर एलिज्ड अटेम्प्ट्स विच आर डन बाय मुस्लिम मेन टू फोर्स हिंदू women to change their faith, most frequently through allurement or by the promise of marriage or coercion. तो इस तरह के इंसिडेंसेस को लव जिहाद कहा जाता है. तो ऐसे इश्यूज़ को डील करने के लिए भी, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे फोर्सफुली फ्रॉडुलेंट मीन्स के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कोई रिलीजियस कन्वर्जन ना हो. नाउ इसे लेकर ऑपोजिशन की तरफ से ऐसे बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है. एंड ये भी कह दिया जाता है कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो ये भी एक इशू एंटी कन्वर्जन बिल्स लॉज के साथ रहता है. लेकिन एक और चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी होगी कि ये जो एंटी कन्वर्जन बिल्स हैं, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी रिलीजन इन दिस बिल. तो इसके अंदर स्पेसिफिकली XYZ रिलीजन को मेंशन नहीं किया गया है. It only focuses on the forcible conversion cases. And इसी में यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करनी होगी that this bill does not stop anyone who is willingly converting their religion. So if any person who willfully wants to convert their religion, that is permissible. ऐसे केस में जो person है अपनी willful conversion के लिए they need to submit an application to the district magistrate. ना एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी पर्सन को अगर इस कन्वर्जन में कोई ऑब्जेक्शन है तो देन दे कैन फाइल देयर ऑब्जेक्शन इन राइटिंग विद इन 30 days. तो DM के पास आप पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, देन 30 days की विंडो ओपन हो जाती है. अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस कन्वर्जन को लेकर तो वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं. आफ्टर दैट द DM शेल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड कि ये जो कन्वर्जन जो हो रही है क्या ये सेक्शन 3 जो हमारा एंटी कन्वर्जन बिल का है उसमें तो नहीं आ रही है. कहने का मतलब है कि क्या ये विलफुल है या फिर ये फोर्सफुली फ्रॉडुलेंट मीन से हो रही है. सो एंटी कन्वर्जन बिल्स या लॉज की अगर हम बात करें तो इट डेफिनेटली रिलेट्स टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया. सो इंडिया में हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है it is provided to us in the form of fundamental right. It is guaranteed by Article 25 till Article 28 of our Constitution. Article 25 is very important when we talk about the freedom of religion. यहाँ पे every person, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate the religion. Along with this entire fundamental right is subjected to public order, morality and health. But still, Article 25 के through हम सबको ये right है, of our freedom of our conscience, we can freely profess, practice and propagate religion. So this has been provided in the form of fundamental right. इसके अलावा अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखें तो 1976 में हमारा प्रियम्बल अमेंड किया गया एंड सेकुलर जो टर्म थी वो ऐड की गई जिससे ये स्टेट होता है दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट. सो एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में है. जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव आ रहा था दैट वाज द बॉइलिंग प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल. ग्लोबली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो लगातार इंक्रीज़ कर रहे थे. हाउएवर इंडिया में जो प्राइसेस थे वो स्टेबल थे. बट आफ्टर 137 days ऑफ फ्रीज अब इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं. सो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं इंडिया में 80 पैसा पर लीटर इंक्रीज़ हो चुके हैं. साथ ही में जो हमारा डोमेस्टिक कुकिंग गैस है एलपीजी के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं बाय ₹50 पर सिलेंडर. नाउ अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो जो रिटेल प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के दे वर अनचेंज्ड सिंस अक्टूबर 2021. जब क्रूड ऑयल प्राइसेस अराउंड $80 पर बैरल के अराउंड थे तब से ही लेकर अब तक जो हमारे फ्यूल प्राइसेस हैं दे वर अनचेंज्ड. सो लास्ट ईयर नवंबर मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी थी उसे कट कर दिया था एंड सिमिलरली जो स्टेट्स थे दे ऑल्सो फॉलोड द सेम सूट विद रिडक्शन इन दी वैल्यू एडेड टैक्स ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा ईज आउट हो सके.
तब से लेकर अब जाकर जो प्राइसेस हैं वो दोबारा इंक्रीज़ हुए हैं। जब से ही रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, तब से ही जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। रैदर दे सर्ज टू हाईएस्ट नियरली इन अ डिकेड। ना जो लेटेस्ट प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अब जो कंज्यूमर्स हैं दे हैव टू पे लेस देन 1% मोर एट द पम्प्स फॉर नाउ। जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, इन्वेजन शुरू हुई, तब से ही ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस थे दे वर इंक्रीजिंग। एंड ये एकदम से स्पाइक तब हुए व्हेन इट इन्वेडेड द सेंट्रल एशियन नेशंस ऑन फियर दैट ऑयल एंड गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया कुड बी इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे रशिया की भी इम्पोर्टेंस है, बिकॉज अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का जो नेचुरल गैस है उसका कुछ 1/3 रशिया से आता है। एंड सिमिलरली जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसमें 10% के करीब रशिया कंट्रीब्यूट करता है। अबाउट 1/3 जो रशियन गैस सप्लाई है वो यूरोप में जाती है थ्रू वेरियस पाइपलाइंस क्रॉसिंग यूक्रेन एज वेल। तो जैसे ही सैंक्शंस लगनी शुरू हुई रशिया के ऊपर, एंड तब से ही सेंट्रल एशियन नेशंस के ऊपर ये फियर आया कि रशिया कैन स्टॉप प्रोवाइडिंग ऑयल एंड गैस, एंड जिसकी वजह से एकदम से जो प्राइसेस थे वो स्पाइक हुए। लेकिन इसका असर इंडिया के ऊपर इतना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया जो रशियन सप्लाई लेता है दैट इज़ फॉर अ वेरी टाइनी परसेंटेज। अगर हम 2021 की बात करें सो इंडिया ने तकरीबन 43,400 बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल रशिया से लिया था, विच इज़ बेसिकली अबाउट 1% ऑफ द ओवरऑल ऑफ आर इम्पोर्ट। सिमिलरली हमने रशिया से जो कोल इंपोर्ट किया है दैट वाज अराउंड 1.3% ऑफ टोटल कोल एक्सपोर्ट दैट वी डन। एंड LNG की अगर हम बात करें तो इंडिया ने कुछ 2.5 मिलियन टन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस रशिया से ली थी। तो काफ़ी टाइनी परसेंटेज इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटरमाइंस द फ्यूल रेट्स इन इंडिया। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, ये जो रिटेल प्राइसेस होते हैं पेट्रोल और डीजल के, इन्हें रिवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट, टैक्स स्ट्रक्चर, इनलैंड फ्राइट, एडिशनल कॉस्ट। तो इन सब के बेसिस पे जो प्राइसेस हैं उनको डिसाइड किया जाता है। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर टैक्सेस अराउंड 32.9 पर लीटर फॉर पेट्रोल एंड 31.8 रुपीज़ पर लीटर फॉर डीजल। तो बेसिकली 31% और 34% ये हमारे जो करंट रेट जो है पेट्रोल और डीजल के उसके ऊपर अप्लाई होता है। बाकी जो एडिशनल है दैट इज़ द वैल्यू एडेड टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स। तो इन सबको मिलाकर जो रेट्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं। एंड ये जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं डेफिनेटली इससे जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी असर होगा। ऑलरेडी अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 6.01% पे चल रही है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, विच इज़ 7 मंथ हाई। एंड यहाँ पे जो RBI की जो टॉलरेंस बैंड है 6% का, ये उसे क्रॉस कर चुकी है। एंड इट विल बी पुश्ड मच मोर बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग फ्यूल एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस। Moving ahead, our next news article is about मुल्ला पेरियार डैम issue. Now, इससे पहले कि हम ये देखें कि इस न्यूज़ आर्टिकल में क्या दिया गया है, let's quickly understand the background of this entire मुल्ला पेरियार डैम issue. इसके अलावा केरला और तमिलनाडु का इस इशू में क्या स्टैंड रहा है उसे समझते हैं. What are the rulings done by Supreme Court in this regard? Along with this, it is important for us to know what are the constitutional provisions for interstate water disputes. So, Mulla Periyar Dam, this is a very old dam, around 123-year-old. It is located on the confluence of Mullayar and Periyar rivers. So, Kerala में Periyar river है और Periyar river की tributary Mullayar. इन दोनों की confluence पे आपको मुल्ला पेरियार डैम मिलता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखेंगे दैट दिस मुल्ला पेरियार डैम इज़ लोकेटेड इन केरला. हाउएवर इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. तमिलनाडु इस डैम को यूज़ करता है टू मीट इट्स डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन फॉर द 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो यही डिस्प्यूट है, आप यहीं से देख सकते हैं कि जो डैम है ये लोकेटेड केरला में है, लेकिन ये इसको ऑपरेट और उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है तमिलनाडु. तो बेसिकली एक 1000 ईयर और टू बी मोर प्रिसाइज
999 ईयर्स का एक लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिस दौरान इस डैम के जो ऑपरेशनल राइट्स थे उन्हें तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिया गया था। तो इस डैम के अंदर जो पेरियार रिवर है उसका जो वाटर है वो ईस्ट वर्ड्स डाइवर्ट किया जाता है ताकि रेन शैडो एरिया जो तमिलनाडु का है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। Now it is important for us to know the background of this entire Mulla Periyar Dam issue. सो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर हमेशा क्वेश्चंस उठते आए हैं अबाउट द डेंजर ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। तो इसे लेकर इवन केरला के एक रेजिडेंट ने पिटिशन फाइल की थी टू लोअर द वाटर लेवल ऑफ मुल्ला पेरियार डैम टू 130 फीट। एंड इस पिटिशन में भी यही स्टेट किया गया था कि क्योंकि केरला यहाँ पे काफ़ी हेवी मानसून्स आते हैं, सो जो यहाँ पे अर्थक्वेक और जो फ्लड्स का जो थ्रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इस पिटिशन में इस डैम की सेफ्टी इंस्पेक्शन और सर्वे को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे एंड इट डेलीगेटेड द ड्यूटीज़ टू द सब कमिटी ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन स्कीम है, सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, दे हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड फॉर पास्ट 6 years। वेल इसे लेकर तमिलनाडु का अगर हम स्टैंड देखें, सो तमिलनाडु बेसिकली ब्लेम्स केरला फॉर डिलेइंग द फाइनलाइजेशन ऑफ रूल ऑफ कर्व ऑफ डैम। नाउ रूल ऑफ कर्व बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रेजर्वॉयर है इसके अंदर कितना स्टोरेज लेवल रहना चाहिए, किस हिसाब से इसे फ्लक्चुएट करें अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल, तो इसे कहा जाता है रूल ऑफ कर्व। तो इस रूल कर्व को डिसाइड करने में केरला डिले कर रहा है। दिस इज द स्टैंड ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर सेफ्टी इन द मैकेनिज्म ऑफ अ डैम। एंड जो रूल कर्व लेवल है इसे फिक्स किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि इमरजेंसी केसेस में जो डैम है उनके जो गेट्स हैं उन्हें ओपन करना पड़ रहा है, उसे अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर रूल ऑफ कर्व या फिर रूल कर्व अप्लाई किया जाता है। वेयर एज अगर हम केरला की बात करें तो केरला तमिलनाडु को एक्यूज़ करता है दैट दे आर अडॉप्टिंग एन ऑब्सोलीट गेट ऑपरेशन शेड्यूल एंड बहुत ही विदाउट एनी नोटिस जो तमिलनाडु है ये अपने गेट्स ओपन करते हैं। सो ये इशू तमिलनाडु और केरला के बीच में काफ़ी बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है। नाउ इस इशू को लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक सुपरवाइजरी कमेटी अपॉइंट की थी बेसिकली टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस रूल कर्व फॉर मुल्ला पेरियार डैम एंड इनको मेनली 3 जो कोर सेफ्टी इश्यूज़ हैं उसे लेकर डायरेक्शंस देने की जिम्मेवारी इस सुपरवाइजरी कमेटी को दी गई। एंड जो मेजर कोर इश्यूज थे दे वर अबाउट द मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ instrumentation of dam and then to finalize the rule curve and then to fixing the gate operating schedule. Now ये सारे core issues important हैं because ये डैम की जो सेफ्टी है इससे जुड़े हुए हैं एंड इसका जो इम्पैक्ट है जो आसपास के लोग वहाँ पे रह रहे हैं इनके ऊपर इसका पूरा का पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट है। नाउ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए हमारे पास आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। So Article 262 Clause 1 it states that Parliament by law can provide for adjugation of any dispute or complaint with respect to use, distribution, control of water in or any interstate river or river valley. Similarly, हमारा जो सब clause 2 है it says that notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law provide that neither Supreme Court or any other court shall exercise jurisdiction in respect of any dispute or complaint as is referred to clause 1. So that is it. आज की वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. हमने इस वीडियो में आज के पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फ्रॉम आर यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस किया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू। गुड लक।